हेलो साथियों, स्वागत है आपका रोहित स्टडी IQ चैनल पर। और आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरा स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान में कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं का जन्म हुआ है या आविर्भाव हुआ है उनको अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की टीलों की सर्वप्रथम खोज 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के इनका ध्यान आकर्षित हो गया था उनकी ओर। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया गया था वो 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया था। ठीक है, कहाँ से कहाँ के बीच में रेलवे लाइन बिछा रहे तब यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो लाहौर से कराची के बीच में इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1856 में किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण 1853 से 1856 ईस्वी में किया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण 1853 से 1856 के मध्य किया है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही की गई और इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में। और किसने इसकी स्थापना की? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे, चलिए। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान में जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किया है वो किसने किया है? ACL कार्लाइल ने किया है। और कब किया है? 1871 में किया है। लॉर्ड कर्जन के काल में 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया गया। मतलब जो ASI है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका जो पुनर्गठन है 1902 में हुआ था। तो किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन मार्शल ने इस विभाग को 1902 से 1928 तक महानिदेशक के पद पर कार्य किया। जब 1902 के बाद जो पुनर्गठन हुआ था उसके बाद वहाँ से लेकर और 1928 तक जो इसके ASI के जो महानिदेशक रहे वो कौन रहे? सर जॉन मार्शल रहे। ठीक है, कौन रहे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और 1922 में हुई थी मोहनजोदड़ो की। ठीक है फ्रेंड्स, वो किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की थी। इनके ही मार्गदर्शन में या इनके ही सानिध्य में, किनके? जॉन मार्शल के में। ठीक है, दयाराम साहनी तो हड़प्पा की 1921 में और 1922 में किसने? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की थी। ठीक है फ्रेंड्स, विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा 1924 में लंदन वीकली नामक समाचार पत्र में सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने की। ठीक है, कहाँ से की? लंदन से की। किस में कब की? तो लंदन वीकली जो समाचार पत्र आता था जो वहाँ लंदन में प्रकाशित होता था, तो उसमें 1924 में इसकी विधिवत रूप से घोषणा की गई सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, ये दोनों लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी स्टार लगा लेना फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण युग कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो नगरीकरण की सभ्यता थी या नगरों में बसी हुई सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तथा कांस्य के प्रयोग की बहुलता के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़ है, जो कि वर्तमान पंजाब में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम तो रोपड़ है, लेकिन जिसका उत्खनन कब हुआ था? ये उसके 3 साल बाद यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी खोज तो 50 में हो गई थी, लेकिन इसका उत्खनन 1953 में 3 साल बाद हुआ था, जो कि यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया था। खोज किसने की थी? बीबीलाल थापड़ ने। ठीक है,
तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया तो पहला जो है 1950 में वो तो रोपड़ हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उत्खनित जो पहला किया था, जिसको पहली बार खोदा गया था स्वतंत्रता के बाद, तो वो रंगपुर था। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कौन सा स्थान था? रंगपुर था, जिसका उत्खनन 1952 में हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया तो पहला रोपड़ है, और स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया गया जो पहला है क्षेत्र है, जो पहली सभ्यता है, वो रंगपुर है। ठीक है, खोज तो 1950 में हुई थी स्वतंत्रता के बाद पहली, और उत्खनन 1952 में हुआ था स्वतंत्रता के बाद पहला। ठीक है, जो रंगपुर का उत्खनन है वो रंगनाथ राव के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी खोज है रंगपुर सभ्यता की खोज, ये स्वतंत्रता के पहले ही हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब हो चुकी थी? इसकी खोज स्वतंत्रता से पूर्व ही हो चुकी थी 1933 में, और किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस सारे नामों को आप अच्छे से नोट्स में बना के लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता के बाद पहली खोज तो रोपड़ की गई 1950 में, और पहला उत्खनन किया गया 1952 में रंगपुर का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से ही चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना भारत है, तो पश्चिमोत्तर भारत इस साइड में जो पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी उनके निरंतर विकास के स्वरूप, उनके परिणाम स्वरूप ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब व सिंध में था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इस क्षेत्र का सभ्यता का विस्तार हुआ, और राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने भारत की सीमा है, और इधर पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उधर सिंध प्रांत है। ठीक है, तो यहाँ तो था ही सही, यहाँ के अलावा इधर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इधर थोड़ा जो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी इन सभ्यताओं का विकास हो चुका था। और जो राजस्थान में स्पेशली जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्रसिद्ध स्थल है वो कालीबंगा है, जो कि वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वाकणकर महाशय के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर अनेक नगर बसे हुए थे जो हड़प्पा कालीन थे। इस कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाना चाहिए या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, कालीबंगा कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। ये सभ्यता वैदिक कालीन सरस्वती, जिसका दूसरा नाम द्वसदती नदी भी है, इस घाटी में फैली हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसके? सरस्वती नदी या द्वसदती नदी के घाटी में फैली हुई थी। कालीबंगा को घग्गर नदी, नटू नदी, सॉरी एक मिनट, कालीबंगा, घग्गर नदी, नट नदी, नाली, मर्त, सोतर, हकरा, यहाँ जक इकरा नहीं आएगा, हकरा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाहिंद नदी आदि नाम से जाना जाता है घग्गर या सरस्वती नदी को, जो कि कालीबंगा इसके किनारे स्थित हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 12वीं की पुस्तिका है उसमें 1951 खोज करना बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है फ्रेंड्स, 1952 में किसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा का उत्खनन का कार्य बीबी लाल वो बीके थापर के द्वारा किया गया, और ये कब से कब तक? 1961 से लेकर 1969 के बीच में किया गया था। ठीक है, तथा एमडी खरे, KM श्रीवास्तव व SP जैन द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया। तो ये सारे नाम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल की कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में मुख्य भूमि से 12 मीटर ऊंचे टीले पर आधा किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो बना सकता है। कालीबंगा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, परंतु उनके समकक्ष मानी जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार
कालीबंगा को सामरिक पुरातत्व महत्व की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लेना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या कहा है, तो इसको हड़प्पा की या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्यों कहा है? इसकी सामरिक और पुरातत्व महत्व के कारण। ठीक है ना, किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। क्यों कहा है? तो सामरिक पुरातत्व महत्व के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अगली लाइन, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। जो पिग्गट है ना, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक केंद्रण या घनत्व घग्गर हकरा क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ घग्गर नदी आएगा, घग्गर और हकरा क्षेत्र में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्रथम नगरीकरण युग कहा जाता है। ठीक है, ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अपन देखेंगे कालीबंगा में मुख्यतः घग्गर नदी के बाएं तट पर, ठीक है, ये घग्गर नदी है और इसके जो बाएं तट पर हैं, ठीक है ना, इस साइड पे दो टीले मिले हैं। एक तो जो प्रथम टीला है उसे पश्चिमी टीला नाम दिया गया और जो द्वितीय टीला है उसे पूर्वी टीला कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम जो पश्चिमी टीले को अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ऊंचा होता था। जो पश्चिमी टीला था इसका, ये छोटा होता था लेकिन ये ऊंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा था? ऊंचा था। पश्चिमी टीले के निम्न स्तरों में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो कालीबंगा में विभिन्न स्तरों की खोज हुई थी, तो यहाँ पे पांच स्तरों का पता लगा है। जो नीचे के 2 स्तर थे उनमें प्राक हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति के पहले के अवशेष मिले हैं। मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी ना, उसके भी पहले के अवशेष मिले। वो कहाँ से मिले? वो निचले 2 स्तर से मिले। ऊपर के 3 स्तर तो हड़प्पा संस्कृति के हैं, लेकिन जो नीचे के 2 स्तर हैं वो प्राक हड़प्पा संस्कृति के हैं, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के पहले के। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें देखेंगे अपन प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं प्राक हड़प्पा कालीन ऊपरी स्तरों में हड़प्पा कालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब कि जो 5 स्तर प्राप्त हुए हैं उनमें से जो निचले 2 हैं उनमें तो प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा से पहले का अवशेष मिले हैं, और जो ऊपरी जो स्तर हैं उनसे हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, जिनमें दुर्ग या गढ़ी के अवशेष प्रमुख हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें जो ये 5 स्तर हैं इनमें दुर्ग या गढ़ी के अवशेष प्रमुख हैं, जो कि पश्चिमी टीले में है। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि गढ़ी और दुर्ग के अवशेष कौन से टीले से मिले हैं, तो पश्चिमी टीले से मिले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको भी स्टार लगा लेना, पश्चिमी टीले से मिले हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय पूर्वी टीला जो कि अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर, ठीक है, इसकी ऊंचाई कम थी तथा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, ये थोड़ा बड़ा था उससे। ठीक है ना, जो पश्चिमी टीला था वो छोटा था लेकिन ऊंचा उठा हुआ था, और जो पूर्वी टीला था वो बड़ा था लेकिन ये नीचे था। ठीक है, इस टीले में प्रस्तर धातु काल या हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसमें तो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले यानी कि हड़प्पा से पहले के, लेकिन इसमें हड़प्पा के अवशेष मिले। इसके निचले 2 स्तर में प्राक हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके भी पहले के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन प्राक हड़प्पा कालीन या हड़प्पा युगीन कालीबंगा, यानी कि जो कालीबंगा है वो हड़प्पा के युग से पहले भी थी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो कालीबंगा के पश्चिमी टीले से, जो पश्चिमी टीला था अपेक्षाकृत छोटा था ये और ऊंचा उठा हुआ है ना, तो इसमें उत्खनन में 5 स्तरों, इस यहाँ स्तर आएगा, 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें निचले 2 स्तर, जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्तर प्राप्त हुए, जिनमें निचले 2 स्तर तो प्राक हड़प्पा कालीन से संबंधित है और ऊपरे जो 3 स्तर है वो हड़प्पा काल से संबंधित हैं। तो निचले 2 स्तर प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि 2400 ईसा पूर्व से भी पहले के है ना, 2400 ईसा पूर्व के पहले के हैं, क्योंकि जो विभिन्न इतिहासकारों ने जो इसका हड़प्पा का जो काल माना है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना है, लेकिन जो प्राक हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं वो 2400 ईसा पूर्व के भी पहले के हैं। ठीक है, जो कि कालीबंगा के निचले 2 स्तरों से प्राप्त हुए हैं।
निचले 2 स्तर कालीबंगा में प्राप्त प्राग हड़प्पा युगीन निवासियों की बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार यानी कि परकोटे से सुरक्षित थी। जो इस टीले से यानी कि पश्चिमी टीले से जो प्राग हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं ना, जैसे कि ये शहर है, ठीक है, तो ये चारों तरफ एक परकोटे से ढकी हुई थी, ठीक है ना, दीवार से एक प्राचीर से ढकी हुई थी, जो कि हमें पश्चिमी टीले में देखने को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है आप कि किस टीले में देखने को मिला है, वो पश्चिमी टीले में देखने को मिला है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आ सकता है। ये दीवार इस बस्ती में मकानों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया। मकानों में तो किसका प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स? बस्ती में मकानों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती, क्योंकि इन्होंने मकान में तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है ना। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल स्नानागार यानी कि जो नहाने का स्थान होता है वहाँ, नाली, कुएं आदि के निर्माण में किया है। यानी मकान तो इन्होंने कच्ची ईंट से बनाए हैं, ठीक है, और जो स्नानागार है, नाली है, कुएं है, वो पक्की ईंटों से इनका निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राक हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा है उसकी संस्कृति का जो प्रमुख परिचय है वो निम्न है कि विशिष्ट कुंभकार आकार की, मतलब कि एक जो कह सकते हैं कुएं के आकार की आकृतियां मिली है, जिनका प्रमाण विभिन्न प्रकार के मृदभांड है। ठीक है, जिन्हें विद्वानों ने 6 भागों में बांटा है। जो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो कौन से आकार? कुएं के आकार के मिले हैं। ठीक है ना, जो कुंभलाकार है ना, उनके आकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने या पुरातत्ववेदाओं ने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो इनको फैब्रिक ए से लेकर फैब्रिक एफ तक नाम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई इतना खास नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इन मृदभांडों को फैब्रिक ए से लेकर फैब्रिक एफ तक नाम दिया गया है। फैब्रिक ए में ये मृदभांड लाल एवं गुलाबी रंग के थे। इनकी बनावट सुव्यवस्थित नहीं थी, इन पर काले व सफ़ेद रंग की अलंकरण किया गया था। फैब्रिक बी में मृदभांडों को सावधानी से बनाया गया था। ऊपरी भाग पर लाल परत चढ़ाई गई थी तथा निचले भाग में खुरदरा बनाया गया था। सी में इस प्रकार के मृदभांडों में लाल और बैंगनी लाइनदार मृदभांड थे, इन पर काले रंग का अलंकरण किया गया था। फैब्रिक डी में इस प्रकार के मृदभांडों में जो है लाल रंग के मोटे तथा मजबूत किस्म के पात्र थे। भारी घड़े एवं तसले मुख्य थे। तसलों की भीतरी भाग खुरच कर अलंकरण किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अपन फैब्रिक ई। इस श्रेणी के पात्र लाल रंग के छोटे मोझले मृदभांड जैसे दक्कन, पात्र, थालियाँ आदि प्राप्त हुए। कटोरिया और सपेट भी थे। फैब्रिक एफ, इस श्रेणी में सलेटी रंग का पात्र, जो सलेटी रंग के पात्र प्राप्त हुए हैं, इन पर सफ़ेद और काले रंग के अलंकरण किए गए हैं। अन्य घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के पिंड यानी कि टेराकोटा केक और पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना अपन कि कालीबंगा से पत्थर के सिलबट्टे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि सिलबट्टों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। अब देखेंगे अपन प्राक हड़प्पा युगीन जो सामाजिक है, यानी कि हड़प्पा काल से भी पहले का जो सामाजिक जीवन है कालीबंगा का, वो कैसा था। तो प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की बस्ती के चारों तरफ परकोटे की उपस्थिति के कारण तत्कालीन समाज की असुरक्षा की भावना यानी कि संभवतः बाढ़ के संकेत का प्रमाण था वो। ठीक है ना, परकोटे से ढका हुआ, यानी कि वो सुरक्षित रखने के लिए परकोटे का निर्माण करते थे। प्राक हड़प्पा कालीन आवास का निर्माण कच्ची ईंटों से, यानी कि मकानों का निर्माण तो कच्ची ईंटों से किया गया था, लेकिन स्नानागार, नालियों तथा जो भी सड़कें हैं उनका निर्माण किन से? पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मकानों की दीवारों में दरारें होने के कारण यहाँ पे भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि कालीबंगा से भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो उनका पता कैसे चला है? तो यहाँ मकानों में दीवारों, जो मकान की दीवारें होती हैं उनमें दरारों के कारण इसका पता चला है। कालीबंगा के
में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले। जो कालीबंगा का क्षेत्र है उसके समकोण की दिशा में ही जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा मनुष्य का आर्थिक जीवन कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, इनके जीवन में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। उत्खनन में एक साथ 2 फसलों की उपज, ठीक है ना, 2 फसलों की उपज के दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण तथा दोहरी फसल प्रणाली या 2 फसलों की उपज का एक साथ मिलना कालीबंगा में सुनिश्चित किया गया है। कालीबंगा में खेत के 2 पाड़े थे। कम दूरी में चना बोया जाता था और अधिक दूरी में सरसों बोई जाती थी। मतलब एक ही खेत में 2 पाड़े बनाए जाते थे। एक तो कम दूरी पर चना बोया जाता था और अधिक दूरी पर सरसों बोई जाती थी। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले। जैसा कि मैंने बताया कि कालीबंगा में 5 स्तर मिले हैं, जिनमें निचले 2 स्तरों में तो प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल से पहले के अवशेष भी मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा से ही मिलेंगे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि कपास के सर्वप्रथम प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से ही मिले हैं, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कपास को क्या कहा था, तो इन्हें सिंडन कहा था। कार्बन 14 यानी कि C14 पद्धति के आधार पर प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती का तिथिक्रम 2400 ईसा पूर्व या इससे भी पहले का निर्धारित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब हड़प्पा युगीन कालीबंगा। अब तक तो अपन पढ़ रहे थे प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा युगीन कालीबंगा यानी कि हड़प्पा के समय की कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार राजस्थान के उत्तरी भाग तक ही सीमित था। ठीक है, ये राजस्थान है फ्रेंड्स, इसके उत्तरी भाग तक ही हड़प्पा संस्कृति का विस्तार निश्चित हुआ था। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। कालीबंगा कैसी सभ्यता है, तो ये नगरीय सभ्यता है, जिसमें नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति के अन्य पुरास्थलों के भांति ही कालीबंगा की भी 2 टीलों में दिखाई देती है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग परकोटे कालीबंगा से दोहरे परकोटे के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, से सुरक्षित किया गया था। यहाँ की बस्ती जो है वो सुरक्षात्मक दीवार से सुरक्षित की गई थी। ये अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। दुर्ग के परकोटे की दीवार 900 मीटर लंबी तथा इसके निर्माण में 24 बाई 20 बाई 10 बाई तथा 30 बाई 15 बाई और 7.5 की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्ग की प्राचीर समचतुर्भुजाकार थी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी थी, इस क्या करती, समचतुर्भुजाकार थी। कालीबंगा में सभी प्रकार की ईंटों का अनुपात जो था वो 4:2:1 था। कालीबंगा के अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में जो निचला नगर था वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा हुआ था। यानी कि कालीबंगा में जो निचला नगर है ना वो भी प्राचीर से घिरा हुआ था, लेकिन इसके जो हड़प्पा के अन्य नगर है ना वहाँ पे निचला नगर प्राचीर से या दीवारों से नहीं ढका हुआ था, घिरा हुआ नहीं था। इसलिए कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता भी कहा जाता है। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। ठीक है, कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रेवल सलो बंगा च कालीबंगा से हड़प्पा कालीन पश्चिमी टीले। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है। कालीबंगा से हड़प्पा कालीन यानी कि पश्चिमी जो टीला है उससे गढ़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या दुर्ग गढ़ी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिला के ये बात इस लाइन में बहुत सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो हड़प्पा का जो 2 टीले थे, पूर्वी और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला बड़ा था, पश्चिमी टीला छोटा था, लेकिन जो पश्चिमी टीला है यहाँ से दुर्ग या गढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थे। दुर्ग में प्रवेश के लिए 2 द्वार बनाए जाते थे। एक द्वार जो उत्तर दिशा में होता था वो अभिजात वर्ग के हेतु होता था, जो उच्च जाति के लोग होते थे, और जो दूसरा द्वार होता था वो दक्षिण में होता था, जो कि सामान्य जन हेतु उपलब्ध कराया जाता था या बनवाया गया था। सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए दुर्ग को पश्चिमी टीले के प्राक हड़प्पा युगीन पुरावशेषों में के ऊपर ही निर्मित किया गया है। इनका कहना है कि सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए जो पश्चिमी टीले के जो प्राक हड़प्पा युगीन अवशेष मिले हैं ना उनके ऊपर ही अगली संस्कृति का विकास हुआ है। परकोटे के भीतर नगर बसा हुआ था और उसकी बसावट एक शतरंज पट्टे के समान थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए
ठीक है फ्रेंड्स, अगर नया क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि उसकी नगर की बसावट कैसी थी, तो एक शतरंज के पट्टे, शतरंज के बोर्ड की जैसी, चेस बोर्ड के जैसी उसकी आकृति थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे कालीबंगा का नगर एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया हुआ था। ठीक है, सड़कों का पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार कालीबंगा से हुआ। संपूर्ण नगर में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौड़ी सड़कें, जो कि लगभग 5 मीटर से 7.5 मीटर या 7.20 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कें 5 से 7.2 या 7.20 मीटर तक चौड़ी होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ग्रिड पद्धति, जिसे अपन चेम्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं, उन पर बनी हुई थी सड़कें। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा में सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर तथा गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर। ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, ये आंकड़े तो इम्पोर्टेंट है, ये आ भी चुके हैं, इनको तो इम्पोर्टेंट लगा लेना आप कि चौड़ाई, सड़कों की चौड़ाई 7.2 मीटर, वो सामान्य गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर चौड़ी होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा में भवनों के द्वार सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ठीक है, मतलब अंदर की तरफ खुलते थे। जो ये गेट होते थे ना, ये बाहर की तरफ नहीं खुलकर अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका ये अपवाद है एक हड़प्पा युगीन संस्कृति में ही लोथल में जो दरवाजे हैं वो बाहर सड़कों की तरफ खोलने के प्रमाण मिले हैं। दुर्ग के दक्षिण में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। जो ये दुर्ग बना हुआ था उसके दक्षिण दिशा में, ठीक है ना फ्रेंड्स, कहाँ पे, दक्षिण दिशा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में चबूतरे बने हुए मिले हैं। इन चबूतरों पर एक कुआं बना हुआ तथा 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन चबूतरों के किनारे एक कुआं और इन चबूतरों पर 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्निवेदिकाएं कैसी थी, तो ये आयताकार और कुंडनुमा थी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी थी, आयताकार कुंडनुमा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसी थी, आयताकार कुंडनुमा। कहाँ मिली, दुर्ग के दक्षिण में। कहाँ मिली, चबूतरे के पास में मिली। क्या मिला, कौवे, एक तो कुआं मिला और जो चबूतरे हैं वो मिले, और चबूतरों के ऊपर 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी अग्निवेदिकाएं मिली, 7, ये ध्यान रखेंगे। इन अग्निवेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार, ठीक है, एक जो ये अग्निवेदिकाएं, ये ठीक है, आयताकार जो कुंडनुमा संरचनाएं इन अग्निवेदिकाओं की, इनमें बीच में एक बेलनाकार रोड लगी होती थी। ठीक है, बेलनाकार स्तंभ बना होता था। वो कोयले की भस्म भी मिली है इसमें, जो ये है ना अग्निवेदिका, इसमें कोयले की भस्म भी मिली है तथा इनमें कुछ अन्न के दाने भी मिले हैं। इस प्रकार अग्निवेदिकाएं तत्कालीन अन्य पुरास्थलों जैसे बनवाली, राखीगढ़ी और लोथल से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कालीबंगा के साथ साथ ये अग्निवेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है, एक तो बनवाली जो कि हरियाणा में पड़ता है, राखीगढ़ी और लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 7 अग्निवेदिकाएं वो तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, कुआं प्राप्त हुआ था, चबूतरे प्राप्त हुए थे, और आयताकार और कुंडनुमा संरचना की ये अग्निवेदिकाएं थी। और ये कहाँ पे प्राप्त हुई थी, ये दुर्ग के दक्षिणी दिशा में प्राप्त हुए थे। कालीबंगा में फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें मिली हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लेना कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से मिट्टी, तांबे और कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी, मिट्टी की बनी, तांबे की बनी और कांसे की बनी। यहाँ पर लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। लोहे की खोज लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आर्यों के द्वारा की गई थी, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यताएं, यहाँ लोहे के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, यहाँ पर पशुओं की बलि भी दी जाती थी। यहाँ पर मिली हरिण तथा बैल की हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। ठीक है, किसकी, हरिण और बैल की अस्थियों से इसका प्रमाण, ये इसको प्रमाणित किया गया है कि यहाँ पे बलि प्रथा का प्रचलन था। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं, जो कि यहाँ की प्रथा का ईरान की मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उससे संबंध होना इसका प्रमाण है। किसका, बेलनाकार तंदूर मिलने का। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा में प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट और सूअर आदि थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट, सूअर आदि थे। कुत्ता कालीबंगा का जो प्रमुख पालतू जानवर था। कालीबंगा से अवतल चक्की, सालन पत्थर यानी कि सिलबट्टा मिला है।
ठीक है, इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सिलबट्टे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। ये अनाज पीसने मिलाने के काम आता था। इस प्रकार का पत्थर सर्वप्रथम अर्नेस्ट मेक ने हड़प्पा में खोजा था, या हड़प्पा से खोजा था। किसने खोजा था, तो अर्नेस्ट मेक के द्वारा सिलबट्टा पहले हड़प्पा से खोजा गया था। कालीबंगा की नगर की समृद्धि का मुख्य स्रोत उन्नत व्यापार और वाणिज्य व कृषि हैं। उन्नत व्यापार, वाणिज्य और कृषि हैं। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अन्य केंद्रों को अनाज, मणके, तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा को संभवतः तांबा गणेश्वर सभ्यता से, ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर झुंझुनू से प्राप्त होता था। तांबे का गणेश्वर सभ्यता एक प्रकार की ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, जबकि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन संस्कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, यह सभ्यता है। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण, बर्तन एवं आभूषण बनाने में करते थे यहाँ के लोग। उसके बाद देखेंगे एक कालीबंगा से सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, शंख आदि से निर्मित आभूषणों का भी प्रमाण मिले हैं। इनमें स्त्रियों के कानों के कर्णफूल, वो बालियाँ पहनती थी, गले में मणकों का हार, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मणके आएंगे, मणकों का हार, तथा हाथों में मिट्टी व तांबे की चूड़ियाँ पहनती थी। ठीक है, मिट्टी की, तांबे की और कांसे की चूड़ियाँ हाथों में पहनती थी, और चांदी सोने के इनके कर्णफूल और मणके की हार पहनती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अपन कालीबंगा में दाह संस्कार। ठीक है, यहाँ जो मृत व्यक्ति होता था उसको दफनाया कैसे जाता, उसको जलाया, उसके शरीर का दफन कैसे करते थे, तो वो देखेंगे। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ये कालीबंगा का एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके उत्तर पश्चिम में 300 मीटर दूर, ठीक है ना, एक कब्रिस्तान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिला है, कब्रिस्तान किस दिशा में मिला है, तो ये उत्तर पश्चिम में मिला है। ठीक है, इसको अपन ऐसे ध्यान रखेंगे, जो अपना पाकिस्तान है वो भारत से उत्तर या ये पश्चिम या उत्तर पश्चिम साइड पे इसका सिंधु प्रांत पड़ता है, तो उसको अपन कब्रिस्तान समझ लेंगे, इससे याद रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से मिले हैं क्या, कब्रिस्तान मिला है उत्तर पश्चिमी दिशा से 300 मीटर लगभग दूरी पर। ठीक है, 300 मीटर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये उत्तर पश्चिमी दिशा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा के दुर्ग से उत्तर पश्चिम में, है ना। कालीबंगा के लोग मुख्यतः शव को दफनाते थे। ठीक है, ये जलाते नहीं थे, जलाते भी थे, लेकिन मुख्यतः ये दफनाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा के कब्रिस्तान में प्रतीकात्मक शवदान के अवशेष मिलेंगे, यानी कि प्रतीक के तरह, प्रतीक, अलग अलग प्रतीकों से यहाँ के शवदानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा से आंशिक शवदान, मोहनजोदड़ो से कलश के साथ शवदान, और उसी प्रकार जो कालीबंगा से हैं वो प्रतीकात्मक शवदान के अवशेष प्राप्त हुए। इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेंगे कि प्रतीकात्मक शवदान के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। शव विसर्जन के 37 उदाहरण कालीबंगा से मिले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। अगर डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि शव विसर्जन के कितने उदाहरण मिले हैं, तो 37 उदाहरण मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने उदाहरण मिले हैं, 37 उदाहरण यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा में अंत्येष्टि के पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि वो दाह संस्कार के तीनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। पूर्ण समाधि, कालीबंगा में 3 प्रकार की शवदान पूर्ण समाधि प्रवृत्तियाँ प्रचलित थी। एक तो शवदान सामग्री सहित आयताकार गड्ढे में शरीर का शवदान करना, और सब विहीन अंडाकार आयताकार गड्ढे, राख या अस्थियां सहित बर्तन एवं शवदान सामग्री वाले बड़े पात्र। ठीक है, ये 3 प्रकार की शवदान की विधियाँ प्रचलित थी यहाँ पे। आंशिक समाधि व दाह संस्कार की कब्रों में शव नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आंशिक समाधि थी यहाँ की, जो दाह संस्कार थे, वहाँ जो कब्र बनी हुई थी उनमें शव नहीं मिले हैं, वो खाली थे। अतः पुरातत्वविदों का मानना है कि ये प्रतीकात्मक शवदान हैं, और यही विशेषता है कालीबंगा के शवदान की। ठीक है, क्या, प्रतीकात्मक शवदान। आयताकार या अंडाकार शवदान में शव को पीठ के बल लेटा दिया जाता था, जिसका सिर ऊपर की ओर और पैर जिसका सिर तो उत्तर की ओर, जो ये मुर्दा लेटाया जाता था इसका सिर तो उत्तर की ओर और ये जो पैर हैं ये दक्षिण की ओर होते थे।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ के ठीक है फ्रेंड्स, पीठ के बल लेटा दिया जाता था, जिसका सिर तो उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर होते थे। यहाँ के एक समाधान में 100 के साथ 72 मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, कितने मृतभांड प्राप्त हुए हैं, तो 72 मृतभांड प्राप्त हुए हैं एक 100 के साथ में। कालीबंगा से एक युगल समाधि प्राप्त हुई है, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना। कालीबंगा से एक समाधान में शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। वो कैसे, वर्तमान में इसे हाइड्रोस्पोलिक्स बोलते हैं। इस पद्धति का एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले, इससे ये प्रमाणित हुआ है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है ना, कितने छेद, 6 छेद थे बालक की खोपड़ी में। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद, कितने छेद थे, 6। ठीक है, ये ध्यान रखें, इनकी संख्या ध्यान रखें, ये पेपर में आ चुकी है ना। एक तो युगल समाधि मिली है और एक शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। बालक की खोपड़ी में 6 छेद और रखे थे। कालीबंगा के समाधान में कुछ करे गोल मिली हैं, ठीक है, जिनमें राई के साथ एक कलश, थालियाँ तथा मृतभांड रखे हुए। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कालीबंगा से तांबा, सेलखड़ी, मिट्टी के मोहरे मिली, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो तांबे की, एक सेलखड़ी की और एक मिट्टी की मोहरे मिली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता से मिली मोहरों से इनकी लिपि का ज्ञान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, किसका ज्ञान होता है, इनकी लिपि का ज्ञान होता है। इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि या वर्स्टोफेडन लिपि या भावचित्रात्मक या पिक्टोपिक लिपि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कालीबंगा की लिपि है, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। कालीबंगा की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये तो पता है कि यहाँ के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, इनकी कोई अपनी एक शैली, एक लिपि थी, लेकिन उस लिपि को अभी तक हमारे वैज्ञानिकों द्वारा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है ना, तो लिपि के अधिकांश नमूने मोहरों से प्राप्त हुए हैं, यानी इनकी लिपि की अधिकांश जानकारी में मोहरों से मिली है। कालीबंगा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हरिण की और बैल की अस्थियों से यहाँ से पशु बलि की प्रमाणित हुए हैं, पशु बलि की प्रथा का प्रमाणीकरण हुआ है इनकी हड्डियों से। यहाँ से बेलनाकार मोहरे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली हैं, तो इससे दोनों का संबंध स्थापित है, ये प्रमाणित होता है बेलनाकार मोहरों के द्वारा। ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श पर अलंकृत ईंटें का प्रयोग हुआ है, यानी कि अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग कहाँ हुआ है, कालीबंगा में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी। कालीबंगा से मिली प्रमुख सामग्री में मिट्टी के केक, बेल की खंडित मूर्ति, घिया पत्थर और तांबे के मणके, ठीक है, शंख की चूड़ी, पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी, पहिए, हड्डियों की बनी सड़ाइयाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु, मेसोपोटामिया की मोहर, ऊँट की अस्थियाँ, भग्न यानी कि अग्नि वेदिकाएँ और शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिली। ये वाली लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना और याद कर लेना अच्छे से। मकान की दीवारों में दरारें होने के कारण यहाँ भूकंप को प्रमाणित किया गया है, यानी कि भूकंप के अवशेष माने गए हैं। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मातृ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में नहरों की सिंचाई या उपासना, मंदिर, सिंक, पन्ना, लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब के अवशेष बिल्कुल नहीं मिले हैं कालीबंगा से या सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, नहरों का सर्वप्रथम निर्माण ही इसने गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो नहरों को द्वारा सिंचाई, नदियों की उपासना, मंदिर, सिंह, पन्ना, लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं कालीबंगा से, इनको याद रखेंगे। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु यहाँ एक संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसे 1983 में स्थापित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ये बताया गया है कि इनमें 1985 से लेकर 86 ये सुचारू रूप से कार्य करने लगा
और डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल ने घग्गर हकरा नदी के क्षेत्र का सूखना है जो कालीबंगा के नष्ट होने का कारण बताया था। यानी कि जो घग्गर नदी है वो हकरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। इसके क्षेत्र के सूख जाने से कालीबंगा सभ्यता का नष्ट होना किन किन ने बताया है? एक तो डीपी अग्रवाल ने बताया और एक रफीक मुगल ने बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स, SR राव ने कालीबंगा के नष्ट होने का कारण बाढ़ को माना है और KUR केनेडी ने कालीबंगा के नष्ट होने का कारण प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलना को माना है। ये दोनों तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, जिसने जो माना है वो सारी कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेषों की समानता रखने वाले दो स्थल हैं, एक तो सोती बीकानेर जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है और एक कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कालीबंगा फर्स्ट के नाम से कैसे जाना जाता है, तो सोती बीकानेर को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो इसका ही पुरातात्विक स्थलों का ही और सभ्यताओं का ही अगला पार्ट आएगा फ्रेंड्स। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।